हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेनिफिट है किनको है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट किसको है। ठीक है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर, जो भी पर्सन मैन्युफैक्चर करता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट है, तभी वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंट बनवा रहा है ना। मैनेजमेंट को बेनिफिट है क्योंकि मैनेजमेंट इसके बेस पर क्या लेता है, डिसीजन लेता है। एम्प्लॉइज़ को भी बेनिफिट है क्योंकि एम्प्लॉइज़ की पूरी डिटेल कॉस्ट अकाउंटिंग में है, कितना वेस्टेज ऑफ लेबर हुई है। तो ठीक है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इन्वेस्टर जिन्होंने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी चाहते हैं कि कंपनी का इंटरनल सिस्टम कैसा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उनके लिए भी बेनिफिट है। कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है। गवर्नमेंट में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनानी होती है ना, तो वो भी इसके कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि किनको बेनिफिट है, इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला मेन बेनिफिट किसको है, मैन्युफैक्चरर्स एंड मैनेजमेंट को है सबसे ज़्यादा बेनिफिट कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि उन्हें इसके बेस पर क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। सबसे मेन ऑब्जेक्ट भी हमारा यही है, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि उसकी कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट वाइज भी, जॉब वाइज भी, डिपार्टमेंट वाइज भी। ठीक है, पर कॉन्टैक्ट वाइज भी, एक किसी ने कॉन्टैक्ट दे दिया उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी। और अकेला ये नहीं कि फाइनल स्टेज पर ही टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है, आप किसी भी स्टेज में जाके किसी भी चीज़ की कॉस्ट को पता कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत है कॉस्ट अकाउंटिंग की। और इसमें ये आपको क्लियर हो गया ना, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है। ये मेन मकसद क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट कैसे आई है किसी भी डिपार्टमेंट की। ठीक है, दूसरा है हमारा पॉइंट, डिस्क्लोज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। आपको पता है कॉस्ट शीट से, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज हम कॉस्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट वाइज निकालते हैं, जॉब वाइज निकालते हैं। तो जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज एस्टिमेशन लगा लेते हैं बाई चांस, और पिछले सालों का देख भी ले लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है ना, चेयर डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, टेबल डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट है, अलग अलग जॉब में अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट हमें कम जो प्रॉफिट दे रहा है। जो डिपार्टमेंट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन बढ़ा दो, जो डिपार्टमेंट हमें कम प्रॉफिट दे रहा है उसमें प्रोडक्शन कम कर दो, या फिर हमारे पास फाइनेंस कम है उसको बंद कर दो। ऐसे इस टाइप से बहुत सारे डिसीजन किस बेस पर लिए जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कौन सी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल है और कौन सी एक्टिविटीज़ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न ऑफ बेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है ना। ये आपका पहले ही है कि क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, हमें इतना पता चल जाता है कि हर चीज़ की कॉस्ट कितनी है। तो उसके बेस पर जो बिजनेसमैन है वो रिलायबल बेस फॉर सेलिंग प्राइस बना लेता है। ठीक है, और जिससे मैन्युफैक्चरिंग को कोई लॉस नहीं होता कि प्राइस को फिक्स करने में उसके लिए बड़े बेनिफिशियल रहता है सेलिंग प्राइस, यदि उसके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम पॉइंट ये आ गया, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस एंड कोटेशन प्राइस। आपको पता है कि यदि हमें कोटेशन मिला है, एडवर्टाइजमेंट है, मैं सोचती हूँ कि मुझे लार्ज स्केल पर मैं सप्लाई कर दूँ, तो सबसे पहले क्योंकि कोटेशन पर देना है, मुझे कम रेट पर देना है, क्या मुझे पुग रहा है, ठीक है, क्या मेरे लिए अप्रोच में है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में कंपटीशन के केस में तो टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस डिसाइड करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ कंस्टिट्यूशनल ऑफ कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसके बारे में, मटेरियल कॉस्ट के बारे में भी बताता है हमें, कितनी मटेरियल, लेबर कितनी है, लेबर की कितनी कॉस्ट पड़ी है, ओवरहेड कितना पड़ा है, और टोटल कॉस्ट, सभी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। कंपैरिजन हम कॉस्ट करते हैं ना, कि जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट पीरियड का, जनवरी का फरवरी के साथ डिफरेंट पीरियड का कर लेते हैं, है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट का भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉसिबल है कि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ये मेन इसका टॉपिक है। एक तो ना कॉस्ट को मेजरमेंट करना, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट मैंने आपको पहले ही कहा, कंट्रोल कैसे करना, पहले हमने बोल दिया कि इतने बेजिस होनी चाहिए, इतना काम होना चाहिए, और हम एक्चुअल काम कितना हुआ उसका कंपेयर करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो भी डेविएशन आती है उसके रिलेटेड हम क्या लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट भी इसका मेन है। जैसे कि एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सबसे पहले कहते हैं मटेरियल, हम सोचते हैं ना, जैसे कि मटेरियल हम खरीदते हैं, स्टोर में रखते हैं,
परचेज करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसमें से मटेरियल को इशू करते रहते हैं जिसने बनाना है ना। तो वहाँ पर पता चलता है कहाँ पर वेस्ट हो रही है, कहाँ लीकेज हो रही है, ये सारी कौन हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लेबर कंट्रोल, लेबर भी कंट्रोल भी हम होते हैं कि हर डिपार्टमेंट में जो वर्कर हैं उनका स्टैंडर्ड है कि उन्होंने इतना काम करना है, कितना टाइम है उन्होंने लगाया है, उनको कितनी वेजेस दी गई है, इसलिए भी कंट्रोल करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, देखो हमने जो मशीन लगाई है, प्लांट लगाया है, यदि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब एक मशीन है, उसने दिन में 100 चीज़ें बनानी है, ठीक है, और यदि वो 90 बनाती है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। कहाँ पर 100 में डिवाइड होना था, कहाँ 90 में डिवाइड हो रहा है। तो यदि हम इस पर भी चेकिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि प्रॉपर उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ही है। 8th पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं, पर वैसे बता देती हूँ। ये हमारा एक चैप्टर भी होगा, अकाउंटिंग सिस्टम भी होगा, जहाँ पर आपने डिसीजन लेने हैं कि हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैन्युफैक्चर और बाय डिजाइन, जैसा कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप सोचते हो कि मैं चेयर को बनाऊँ या पीछे से खरीद के बेच दूँ, ठीक है। यदि मैं चेयर बनाती हूँ तो ये कॉस्ट पड़ेगी, यदि मैं खरीदती हूँ तो ये कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता चलता है कि मुझे कितनी कॉस्ट की पड़ेगी। तो इस डिसीजन में भी हेल्प करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चर और बाय डिसीजन। और दूसरा है सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, कि मैं अपनी जो कौन कौन से प्रोडक्ट मिक्स करूँ, चेयर रखूँ, टेबल रखूँ, अलमीरा बनाऊँ, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाऊँ जो मुझे बेनिफिट ज़्यादा दे। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ऑपरेट और शट डाउन डिसीजन, यदि होता है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है कि हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या शट डाउन डिसीजन क्या होता है कि क्या प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें कि बंद कर दें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बताता है कि यदि हम बंद भी कर दें तब भी इतना लॉस होना ही होना है, फिर क्यों बंद करनी। तो इसे शट डाउन पॉइंट के बारे में भी कौन बताता है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में बताता है। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आपको पता ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ फाइनल अकाउंट। ये एक टाइप से, क्योंकि दोनों का मकसद ही फाइनल अकाउंट का और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालना, तो उसकी चेकिंग हो जाती है फाइनल अकाउंट की कि क्या चेकिंग हो जाती है कि वहाँ भी प्रॉफिट उन्होंने ठीक मतलब दिखाया है। नेक्स्ट हमारी ये था ना जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, एडवांटेज टू मैनेजमेंट, है ना। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ एडवांटेज टू इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए हेल्पफुल होती है कि क्योंकि यदि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का कंट्रोल होगा, तो यदि कॉस्ट पर कंट्रोल होगा, यदि वहाँ पर अच्छे ढंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। तो इससे जो बाहर के लोग, इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कौन इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टर भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज टू वर्कर, वर्कर के लिए भी एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्योंकि इसमें प्रॉपर बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर एंड डज नॉट इन्वॉल्व द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, ठीक है। जो वर्कर एफिशिएंट है उनको अलग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जो उनकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, जो इन एफिशिएंट है उनको अलग डिपार्टमेंट में, जो उनकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। तो वो कोशिश करते हैं कि हम भी एफिशिएंट बन जाए। तो ये सारी हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। और इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉई है वो परमानेंट रहते हैं, और उनको यदि जो अच्छा काम करते हैं तो उनको अच्छे से रिवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। उनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। यदि कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉपर डाटा है तो लेबर के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, वहाँ पर स्ट्राइक वगैरह के चांस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फोर्थ है एडवांटेज टू कंज्यूमर एंड जनरल पब्लिक। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए हेल्पफुल है, कंज्यूमर पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल है। जो भी पब्लिक है, देखो अपने आप ही हेल्पफुल है ना कॉस्ट अकाउंटिंग। यदि प्रॉपर कंट्रोल होगा कॉस्ट में तो हो गया, पब्लिक को तो कॉस्ट कम पड़ेगी, है ना, तो वो उसको ज़्यादा, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल लीड टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। एज ए रिजल्ट क्या होगा, वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस आर ऑफर टू कंज्यूमर एट लोअर प्राइस, ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा एडवांटेज टू नेशनल इकोनॉमी। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है नेशनल इकोनॉमी में भी हेल्प करती है। कैसे करती है, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है वेरियस इंडस्ट्रीज के, तो गवर्नमेंट उससे रिलेटेड बड़ी सारे इकोनॉमिक डिसीजन ले लेती है कि इनको इंसेंटिव दें, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। द गवर्नमेंट आल्सो रिक्वायर द डाटा फॉर द यूज इन फ्रेमिंग इन वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। तो मैंने आज अभी आपके साथ डिस्कस किया एडवांटेज
क्या एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग के, आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब कि यदि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया है ना, बेसिक ही चले हुए हैं, सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है, एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग को समझ लिया तो आप खुद ही सोच के लिख सकते हैं इसकी एडवांटेज किस किस को होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।